इंडिया की विमेंस टीम जो कि गई है इंग्लैंड के दौरे पर और खेल रही है 5 टी20 मैच के सीरीज, जिसके 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं और ऑलरेडी अगर हम देखें तो सीरीज इंडियन टीम को जीत जाना चाहिए था पिछले वाले मैच को जीतने के बाद। लेकिन पिछला वाला मैच जो कि काफी रोमांचक रहा, जिसको आप नेल बैटिंग फिनिश के रूप में याद कर सकते हैं, जहां पर इंग्लैंड की टीम जिन्होंने शुरुआत काफी तगड़ी करी थी, दोनों के दोनों ओपनर्स ने लगभग 10 का रन रेट बना करके रखा था और एक बार लग रहा था कि ये टीम जब पहुंच जाएगी 200 के स्कोर तक, और 137 तक ये टीम एक्चुअली पहुंच भी चुकी थी बिना कोई विकेट गंवाए। लेकिन उसके बाद जब इनकी विकेटें गिरनी शुरू हुई तो ये टीम केवल 171 तक ही पहुंच पाई। इंडियन स्पिनर्स ने कमाल की बॉलिंग करी और पिच से भी काफी हद तक हेल्प मिलना शुरू हो गया था पुरानी गेंद से। लेकिन उसके बाद जब सेकेंड इनिंग की शुरुआत हुई तो वहां पर भी इंडियन टीम ने भी काफी शानदार शुरुआत करी। स्मृति मंधाना और साथ ही साथ शेफाली वर्मा ने कमाल की पारियां खेली। लेकिन उसके बाद जब एक बार विकेट गिरना शुरू हुआ तो रन बनाना काफी मुश्किल हो गया, जो कि हमने देखा भी है कि हरमनप्रीत कौर जो कि रिसेंट टाइम में बहुत अच्छे फॉर्म में है नहीं, उनसे भी बहुत अच्छे रन बने नहीं। हालांकि स्टार्ट अच्छा लिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद एक और नेल बैटिंग फिनिश जहां पर 5 रन से इंडियन टीम पीछे रह गई, जबकि इनको मैच को जीतना चाहिए था। फिलहाल उसके बावजूद आप कह सकते हैं कि 2-1 से ये टीम आगे है। और आज के इस चौथे टी20 मैच में जो कि ओल्ड ट्रैफर्ड के मैनचेस्टर के मैदान पर खेला जाएगा 9 जुलाई को रात को 11 बजे से भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6:30 बजे से, मतलब एक डे नाइट टी20 मैच के रूप में, मतलब शुरुआत जब होगी मैच की तो वहां पर धूप होगी, तो निश्चित तौर पर दिन के दौरान भी धूप पड़ी रहेगी। और उसके बाद अंत जब इस मैच का होगा तो फ्लड लाइट्स जल चुकी होंगी। तो कौन सी टीम यहाँ पर टॉस जीतने के बाद क्या फैसला करेगी उस पर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। लेकिन अगर आप चल करके पिच रिपोर्ट देखें, जैसा मैंने आपको बताया कि ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के मैदान पर यह मैच होगा, तो पिछले 2025 के दौरान यहाँ पर 4 विमेंस टी20 मैचेस खेले जा चुके हैं। इंटरनेशनल तो केवल एक ही मैच हुआ है, लेकिन वो भी काफी पुराना मैच था। लेकिन अगर आप रिसेंट टाइम की बात करें इसी 2025 के अंदर, तो जो इंग्लिश विमेंस टी20 ब्लास्ट के मुकाबले चल रहे हैं उसके 4 मुकाबले इस मैदान पर हो चुके हैं। चारों के चारों मुकाबले बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस यहाँ पर जीती हैं, जहां पर स्पिन को 16 तो पेस को भी 16 विकेटें मिली हैं। और ये पिच टिपिकल इंग्लिश पिचेस की तरह ही होती है, जहां पर पहली इनिंग में पेसर्स को अच्छी खासी हेल्प होती है। उसके बाद जैसे मैच आगे बढ़ेगा बैटर्स का गेम यहां पर बनेगा। लेकिन सेकेंड इनिंग के दौरान जब एक बार फिर से 20 से 30 ओवर हो चुके होंगे मैच के, तो पिच पर भी थोड़ा सा वेयर एंड टेयर क्रिएट होगा। तो उसके बाद स्पिनर्स गेम में आती हैं और ओवरऑल ये जो 16 विकेटें मिली, अगर आप देखें तो दोनों इनिंग्स में एक्चुअली स्पिनर्स को विकेटें मिली हैं। और यहाँ पर ज्यादातर इंग्लिश डोमेस्टिक टीमें हैं, तो उतनी अच्छी क्वालिटी स्पिन तो होती नहीं, तो इंडियन स्पिनर्स यहाँ पर काफी कमाल कर सकते हैं। लेकिन पेसर्स को 16 में से 13 विकेटें पहली इनिंग के अंदर ही मिल गई हैं। और स्कोर कार्ड तो आपके सामने है ही, जहां पर जो सबसे लास्ट वाला मैच यहां पर खेला गया था ना, वही बारिश से प्रभावित मैच था। पहली इनिंग में 47 रन बने 7 विकेट के नुकसान पर, वो भी 8 ओवर्स में, जहां पर 4 विकेट पेस को, 2 विकेट स्पिन को मिली, 1 रन आउट हुआ। उसके बाद चेस करनी होती है लंकासायर की विमेंस टीम, जिनको लक्ष्य मिले था 52 रनों का, इसको उन्होंने 55 रन बना करके 2 विकेट पर केवल 6 ओवर में मैच को जीत लिया काफी शानदार तरीके से। और एक और बारिश से प्रभावित मैच यहाँ पर आप देखेंगे लंकासायर और सरे के बीच में, जहां पर लंकासायर ने पहले बैटिंग करी, 85 रन बनाए 6 विकेट पर और 11 ओवर में ये रन इन्होंने बनाए। उसके बाद जो रिवाइज टोटल मिला सरे की टीम को, जहां पर ये टीम जब 62 रन बना चुकी थी 8 ओवर के दौरान 4 विकेट के नुकसान पर, तो बारिश आ गई और खेल रुक गया। तब ये डकवर्थ लुईस के हिसाब से 2 रन से ये टीम आगे थी और उस मैच को जीत गई। तो यहां पर भी सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ही जीती। और उसके बाद ये 2 प्रॉपर मैचेस जो कंप्लीट खेले गए, यहां पर देखेंगे 222 का स्कोर आसानी से चेज हुआ। हैम्पशायर की टीम ने 8 विकेट से मैच को जीता। और यहां पर तो लैंकाशायर की टीम के 169 के स्कोर को भी चेज करके ब्लेज की टीम ने वहां पर 7 विकेट से मैच को जीता। तो ओवरऑल कंडीशन उसी तरीके से बनती दिखाई पड़ रही, चाहे बारिश हो ना हो, आसमान में बादल रहें या ना रहें, चाहे मैच पूरे दिन के दौरान धूप निकली हो, पहली इनिंग की टीम यहां पर जो भी बैटिंग करते दिखाई पड़ी है इस सीजन में 2025 के अंदर, वो मैचेस को हारी है। और इसी वजह से जो भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी वो निश्चित तौर पर पहले फील्डिंग करना ही पसंद करेगी। और तेज गेंदबाजों को जो हेल्प होती है पहली इनिंग के दौरान स्पिनर यहां पर, उसका निश्चित तौर पर एक फायदा उठाने की कोशिश करेगी। तो निश्चित तौर पर कैसी वेदर होगी उस टाइम पर, पिच कैसी है, उसका अपडेट आपको मैं टॉस के बाद अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर करूंगा ही करूंगा। और उसकी बेसिस पर जो फाइनल टीम बनेगी वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक ज्वाइन करने वाला इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, दोनों जगहों पर मैंने दिया हुआ है। तो जाइए सिंपली लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके रखिए। और फिलहाल देखिए यह है आपके सामने प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर जो पिछले मैच में खेला था इंग्लैंड की विमेंस टीम का, जिसमें आपको पता होगा नेटली सिवरब्रंट सीरीज से बाहर हो चुके हैं चोटिल होने की वजह से। और उनके जहां पर रिप्लेसमेंट बुलाया गया है मिया बोचियर का, जो कि एक टॉप ऑर्डर राइट हैंडेड बैटर हैं। और उनकी जहां पर जो कि नेटली सिवरब्रंट, जिनकी पिक्चर आपको यहां पर दिखाई पड़ रही है, टीम की कप्तान थी, तो फिलहाल आप कप्तानी करेंगे टैमी बियमॉन्ट, जिन्होंने पता नहीं क्यों लेकिन पिछले वाले मैच अपना बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे कर दिया, नंबर 6 पर दिखाई पड़े। लेकिन स्टिल इनके ऊपर अगर आप देखें तो एलिस कैप्सी आई, पेज स्कोफील्ड आई, एमी जोन्स आई, और बाकी ओपनर्स ने तो दोनों कमाल की बैटिंग करी ही। बाकी बॉलिंग ऑप्शन अगर आप देखें तो कुल टोटल अगर आप देखेंगे तो 5 बॉलर्स ने बॉलिंग करी थी पिछले मैच में, पूरे 4-4 ओवर की। लॉरेन बेल ने पूरे 4 ओवर के, लॉरेन फाइलर ने पूरे 4 ओवर के, इजी वॉन्ग
वॉन्ग भी पिछला वाला मैच खेली थी, इन्होंने भी पूरे 4 ओवर के, और चार्ली डीन और सोफी क्लिस्टन ने भी 4-4 ओवर करे। लिंडसे स्मिथ को पिछले वाले मैच खिलाया ही नहीं था, चार्ली डीन उसके पहले वाले मैच में नहीं खेली थी, इजी वॉन्ग को भी पिछले वाले मैच में मौका नहीं मिला था। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि लॉरेन बेल और लॉरेन फाइलर दोनों तीनों मैचेस खेल चुकी हैं, लेकिन कम से कम ये बात क्लियर हुआ है इन दोनों को लेकर के, यही दोनों बॉलर हैं जो 2 ओवर पावर प्ले के और 2 ओवर डेथ के आपको करते दिखाई पड़ेंगे। इंग्लैंड की तरफ से तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन है, और इजी वॉन्ग भी आपको 1 से 2 ओवर डेथ के करते दिखाई पड़ेंगी। बाकी चार्ली डीन मिडिल ओवर्स में आपको दिखाई पड़ जाएंगे, 1 आध ओवर पावर प्ले में कर देंगी, और बाकी सोफी क्लिस्टन भी मिडिल ओवर्स में आपको बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगी। ये चीजें जानी कि उस इनिंग के दौरान किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करते दिखाई पड़ी थी ये लोग, और कहां पर विकेट मिला वहां पर स्टार का इंडिकेशन भी है। ये सारे आंकड़े आप देख करके समझ सकते हैं। बाकी बेंच की जो 3 ऑप्शंस हैं, जिसमें से 2 को प्लेइंग 11 से बाहर किया गया था पिछले वाले मैच में, वो नाम भी आप देख सकते हैं। बाकी इंटरनेशनल टी20 में करियर कैसा चला है इन सारी की सारी इंग्लिश प्लेयर्स का, एक्सपीरियंस को देखने के लिए आप इसको देख सकते हैं, और ये सीरीज की स्टार्ट होने के पहले के आंकड़े हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। क्योंकि इस सीरीज में जो परफॉर्मेंसेस निकल करके आई हैं, अगर आप उसको देखने जाएं तो निश्चित तौर पर अभी तक जैसा मैंने आपको बताया कि 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं सीरीज में, और उन तीनों मुकाबलों में जो परफॉर्मेंसेस निकल करके आई हैं उसको देखने अगर आप जाएं तो डैनी वैट जो पहले दोनों मैच में फ्लॉप साबित हुई, लेकिन पिछले मैच में 66 रन की जबरदस्त पारी खेल गई, और इनको हमने अपनी टीम में रखा भी था। उस ग्राउंड पर इनकी परफॉर्मेंस काफी हमेशा से जबरदस्त रही है, उसी की बेसिस पर रखा था और उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस भी कर दिया। इसके साथ साथ अगर आप देखें जो दूसरे ओपनर थे सोफिया डंकली, इन्होंने भी 75 रन की शानदार पारी खेल दी, जबकि पहले दोनों मैचेस में ये फ्लॉप रही थी। और इन दोनों में से किसी को सबसे ज्यादा भरोसा अगर आप कर सकते हैं, सीधे सीधे अपना एनालिसिस में आपको बताऊं ना, तो वो है निश्चित तौर पर डैनी वैट, जो ज्यादा सेफ रहती हैं। इंडिया के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छी रही है, और इस मैदान पर जहां पर आज का मैच होगा वहां पर कैसी परफॉर्मेंस रही वो तो आप आगे देखेंगे। लेकिन सोफिया डंकली एक ऐसी प्लेयर है ना जो हिट एंड मिस टाइप की प्लेयर है। अगर आप इनके ना सिर्फ इन तीनों मैचेस में बल्कि उसके पहले के भी नंबर देखते चले जाएं तो एक मैच में चलेंगे तो 2-3 मैच में फ्लॉप भी होंगी, वो उस तरीके के प्लेयर हैं। तो इनको मैं सजेस्ट करता नहीं, लेकिन रिस्की एक ऑप्शन है, हमेशा रहती है, जिनको अगर आप ट्राई करें तो एक अच्छा वर्थ टू टेक रिस्क है। लेकिन इनके साथ साथ आपके पास यहाँ पर एलिस कैप्सी है, पेज स्कोफील्ड है। पेज स्कोफील्ड को पहली बार मौका मिला तो ये चली नहीं, और एलिस कैप्सी ने तीनों मैचेस में फ्लॉप शो जारी रखा हुआ है। एमी जोन्स ने बीच में केवल एक 32 रन की पारी खेली थी, जबकि टैमी बेमोंट ने दूसरे वाले टी20 मैच पे 54 बनाए थे नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए, लेकिन पिछले मैच एक बार फिर से आउट हो गए जल्दी। बाकी सोफी क्लिस्टन एज ए बैटर और एज ए बॉलर मिला जुला करके काफी ठीक ठाक पॉइंट्स आपको दे देती हैं। इसी वॉन्ग ने भी पिछले मैच में 1 विकेट लिया, चार्ली डीन को विकेट मिला नहीं। लॉरेन फाइलर ने तूल मिलाकर के 3 मैच खेल करके 3 विकेट ली, और जो इनकी यूटिलिटी है एज ए बॉलर, पहले 2 ओवर के पावर प्ले, फिर लास्ट के 2 ओवर के डेथ ओवर, वहां से काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बॉलिंग में। और सेम चीज आप लॉरेन बेल को भी लेकर के कहेंगे, जो कि टोटल 6 विकेट ले चुकी हैं। बाकी एमिली अर्लॉट और लिंडसे स्मिथ को तो पिछले मैच में खिलाया नहीं गया, लेकिन अगर खेलेंगे तो इनकी कैसी परफॉर्मेंस रही वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी मया बूचियर जिनको लेकर के आया गया है नेटली स्वेब्रंड के, यहाँ पर ये भी काफी बढ़िया फॉर्म में है, टॉप ऑर्डर बैटर के तौर पर मौका पाती है, तो निश्चित तौर पर आप इनको ट्राई कर सकते हैं। तो लॉरेन फाइलर, लॉरेन बेल, सोफी क्लिस्टन, ये तो 3 बॉलर पक्के तौर पर टीम में आपकी होनी ही चाहिए। बाकी इन दोनों ओपनर्स में से कोई भी एक आप ट्राई कर सकते हैं। सेफ जाना चाहते हैं तो डैनी वैट और सोफिया डंकली अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो उनके साथ जाइए, या दोनों के साथ भी आप जा सकते हैं। और अगर आप दोनों के साथ जाते हैं तो निश्चित तौर पर मिडिल ऑर्डर में टैमी बेमोंट को आपको मिस करना पड़ेगा। मैं सोफिया डंकली जहां पर या तो पेज स्कोफील्ड को, या तो एमी जोन्स को, या तो टैमी बेमोंट में से किसी एक को आपको सजेस्ट करूंगा लेने के लिए। और एक्चुअली आप किसको लेके जा सकते हैं उन तीनों में से, उसी को समझने के लिए अगर आप आगे बढ़े, हेड टू हेड और वेन्यू के भी आंकड़े देखते चले, तो सबसे पहले हेड टू हेड की तरफ आएंगे, जहां पर आप क्या देखते हैं कि इंडिया के खिलाफ डैनी वैट के 25 मैच 685 रन, 29 का बढ़िया एवरेज है, तो ये एक अच्छे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। लेकिन सोफिया डंकली के एवरेज देखेंगे तो 22 का है, तो काफी रिस्की ऑप्शन होती। ना सिर्फ ये बल्कि एलिस कैप्सी के भी आंकड़े कुछ खास अच्छे नहीं है। पेज ने तो पिछला वाला मैच पहली बार खेला, 4 ही रन बना करके आउट हो गई। एमी जोन्स के भी आंकड़े ओवरऑल बहुत अच्छे हैं नहीं, लेकिन टैमी बेमोंट का बैटिंग एवरेज 17 मैच 362 रन है, 24 का एवरेज है। और आपको बता दूं कि अगर ये टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करते हैं तब तो एक अच्छी ऑप्शन है, वरना इनसे बेहतर होगा कि मैं वहां पर सोफिया डंकली को ही यहाँ पर ट्राई कर लूंगा अपनी टीम में, जो पिछले मैच भी काफी अच्छा पारी खेल करके आई हैं। बाकी सोफी क्लिस्टन के 18 मैच 22 विकेट हैं ही इंडिया के खिलाफ, और इसके साथ साथ लॉरेन फाइलर और लॉरेन बेल, ये दोनों इंपॉर्टेंट ऑप्शन ना सिर्फ आंकड़ों के बेसिस पर हैं, बल्कि आपने पीछे देखा भी है कि पावर प्ले डेथ ओवर की कमाल की बॉलर्स हैं दोनों के दोनों, 2-2 ओवर करेंगे पावर प्ले डेथ ओवर में। और स्पेसिफिकली अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तब तो आप इन दोनों में से किसी को भी कतई ड्रॉप नहीं कर सकते, खास करके लॉरेन फाइलर को। और बाकी देखना पड़ेगा कि एमिली अर्लॉट, लिंडसे स्मिथ में से किसी को मौका मिलता है या नहीं। मिलता है तो निश्चित तौर पर अच्छी ऑप्शन दोनों की दोनों हो सकती हैं, लेकिन देखना पड़ेगा दोनों खेलेंगी भी या नहीं। तो ये तो हेड टू हेड के आंकड़े से भी हमको चीजें क्लियर हो रही हैं, लेकिन जब आप वेन्यू के आंकड़े आकर के देखते हैं कि ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के इस मैदान पर कैसी परफॉर्मेंस है, तो डैनी वैट हॉज यहाँ पर 5 मैच 133 रन बना चुके, एक 60 का हाईएस्ट स्कोर है। यहाँ पर ये उतनी कंसिस्टेंट है नहीं, जो 60 रन इन्होंने बना रखे हैं अगर आप उसको हटा दीजिए
तो बचते ही कितने रन है, कुल टोटल 73 रन बाकी 4 मैचेस में, जो कि निश्चित तौर पर एवरेज आंकड़े हैं, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो ठीक ठाक दिखाई पड़ेंगे, जिसमें पहली इनिंग में 35 का एवरेज है, सेकंड इनिंग में 33 का एवरेज है, जो कि एक दो बार नॉट आउट भी लौटी है, ये भी एक बात क्लियर आपको मैं कर दूं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें एक बार एक्चुअली नॉट आउट रही है 5 मैचेस में से, इसी वजह से एवरेज काफी बेहतर दिखाई पड़ेगा। बाकी सोफिया डंकली 2 मैच में 57 रन 69 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर है, तो वेन्यू के आंकड़े ना वो क्लियर कर देते हैं कि आप दोनों ओपनर्स के साथ जाइए। सोफिया डंकली को लेना निश्चित तौर पर एक रिस्की ऑप्शन है, तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो या तो आप एमी जोन्स के साथ चले जाइएगा या तो टैमी बिमॉन्ट में से किसी एक के साथ। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टैमी बिमॉन्ट के साथ जाइए, ज्यादा सेफ रहेगा। इनके साथ अगर आप जाते हैं नंबर स्पिन के ग्राउंड पर काफी अच्छे, बाकी तीनों के प्लेयर्स के तो आंकड़े उतने बेहतर है नहीं, हालांकि पेज यहाँ पर बेहतर खेली है, लेकिन वो डोमेस्टिक के आंकड़े हैं। और निश्चित तौर पर स्मॉल लीग की जब आप टीम बनाएंगे ना तो ज्यादा सेफ रहेगा, या तो टैमी बिमॉन्ट के साथ चले जाइए या तो एमी जोन्स के साथ या तो सोफिया डंकली, तीनों में से किसी एक के साथ। बाकी डैनी वियार्ड तो एक अच्छा ऑप्शन होंगी ही। सोफिया क्लिस्टन के नंबर यहाँ पर धमाकेदार है, बल्ले और गेंद दोनों से। बाकी लॉरेन फाइलर के 5 मैच केवल 2 विकेट है, लॉरेन बेल के 2 मैच केवल 1 विकेट है, लेकिन पहली इनिंग की बॉलिंग में देखिए दोनों को आप ड्रॉप कतई नहीं कर सकते। सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो आप निश्चित तौर पर आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर चार्ली डीन को भी ट्राई करिए। बाकी लिंसी स्मिथ के भी 3 मैच 5 विकेट हैं, और एमिली अर्लॉट और माया बुचियर के भी नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हैं वो आपके सामने है। तो कौन सी प्लेयर किस कंडीशन में आपकी टीम में आएंगी, कौन रिस्की है कौन सी सेफ है, ये तो हमने समझ लिया। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े भी आपके सामने कि डैनी वियाट स्नेह राणा पर 3 बार आउट हुई है, हालांकि इस सीरीज के दौरान स्नेह राणा से उतनी बॉलिंग कराई नहीं गई है, एक भी विकेट भी नहीं मिला है, लेकिन दीप्ति शर्मा ने इनको 1-2 बार आउट कर दिया है सीरीज में। टोटल 106 गेंद पर 141 रन देकर के 5 बार। तो ऑफ स्पिन पर इनकी जो कमजोरी है वो क्लियर कट दिखाई पड़ती है डैनी वियाट की। अरुंधति रेड्डी ने भी 2 बार आउट किया 26 गेंद पर, जिसमें से इस सीरीज में पिछले वाले मैच भी आउट किया था। बाकी राधा यादव ने भी 2 बार आउट किया, लेकिन उनके ऊपर ये बेहतर खेली है। तो ऑफ स्पिन इनको परेशान करती है और कुछ हद तक अरुंधति रेड्डी, ये कंक्लूजन बनता है। बाकी सोफिया डंकली को दीप्ति शर्मा ने 3 बार आउट कर रखा है, लेकिन अमनजोत कौर को ठीक ठाक खेल गई है, तो दीप्ति शर्मा दोनों के साथ सामने काफी बेहतर दिखाई पड़ती है। बाकी पेज स्कोफील्ड को पिछले वाले मैच में श्री चरनी ने अपने पहले ही गेंद पर आउट कर दिया था अपनी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग से, जो कि इनकी कमजोरी भी है। ओवरऑल भी टी20 मैचेस में 10 गेंदों पर 5 रन बना करके 3 बार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर आउट हो चुकी हैं। और बाकी एलिस कैप्सी भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसती हैं बुरी तरह से। श्री चरनी ने इस सीरीज में ना 2 बार इनको दो मैचेस में एक गेंदें करी हैं, और दोनों मैच में अपनी पहली गेंद पर आउट कर दिया इनको। तो दिखाई पड़ता है कि ये दोनों के दोनों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग बहुत बेहतर करती को फेस करता दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो अरुंधति रेड्डी और साथ ही साथ कोई लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर और ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा, कोई भी ऑफ स्पिनर बेसिकली वो परेशान करता है इंग्लिश बैटर्स को। और बाकी प्लेयर्स के भी आंकड़े आप देखेंगे तो वही सेम आपको कंक्लूजन दिखाई पड़ेगा। तो ये तो इंग्लिश टीम थी, लेकिन इंडियन टीम की तरफ अगर आप आएंगे तो प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है एग्जैक्ट जो सेकंड टी20 मैच में था, थर्ड में भी वही रहा। बाकी बॉलिंग में तो 6 ऑप्शन ट्राई किए जा रहे हैं इंडिया की तरफ से, जिसमें राधा यादव और स्नेह राणा के बीच में ओवर बढ़ जाते हैं, और इसी वजह से राधा यादव को लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, लेकिन स्टिल मैं उनको ट्राई जरूर करूंगा। बाकी देखना पड़ेगा किस इनिंग की बॉलिंग होगी। इसके साथ साथ रेड्डी हो गए, दीप्ति शर्मा हो गए, श्री चरनी, अमनजोत कौर, ये पूरे 3 से 4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ ही रही हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं समझने में। बाकी करियन के आंकड़े आपको चाहे तो देखना तो देख सकते हैं, जिसमें श्री चरनी हो गई, क्रांति गौड़ और सयाली सतगारे। इस सीरीज के पहले इन तीनों का टी20 का कोई आंकड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिसमें से श्री चरनी ने तो डेब्यू भी कर दिया इस सीरीज के साथ टी20 क्रिकेट में, और 3 मुकाबले जो तीनों के तीनों इन्होंने खेले इंग्लैंड के खिलाफ, श्री चरनी ने जबरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस देकर के 8 विकेट ले भी लिया है, जो कि आप समझ भी रहे हैं क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग बहुत अच्छा नहीं खेलती है इंग्लिश टीम। और स्पेसिफिकली अगर कोई क्वालिटी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हो, और उसी में अरुंधति रेड्डी के सामने भी उनको दिक्कतें रही हैं। पहले 2 मैच में तो 1 ही विकेट था, पिछले मैच में 3 विकेट है। राधा यादव से उतनी बॉलिंग नहीं कराई गई है, हालांकि जब 4 ओवर एक बार इनको मिला तब इनको विकेट ही नहीं मिला, लेकिन राधा यादव को आपको मैं दिमाग में याद रखिएगा कि सेकंड इनिंग की बॉलिंग में कतई मिस मत करिएगा। बाकी अरुंधति रेड्डी को पहली इनिंग की बॉलिंग में आपको लेकर के जाना है, सेकंड इनिंग की बॉलिंग में उसी जगह पर आपको राधा यादव को लेकर के जाना है। श्री चरनी को लेकर के तो कोई डाउट है नहीं। बाकी स्नेह राणा को उतनी बॉलिंग मिल नहीं रही, दीप्ति शर्मा को आप ड्रॉप कतई नहीं कर सकते, इवन आप इनको कप्तान है बस कप्तान भी बनाएंगे। 3 मुकाबलों में टोटल 6 विकेटें ले चुकी हैं, और बाकी अमनजोत कौर ने भी जैसी परफॉर्मेंस दी है पिछले मैच को छोड़ करके, उसकी बेसिस पर आप इनको भी कतई मिस नहीं कर सकते। और बाकी बैटिंग में देखें तो हरमनप्रीत कौर थोड़ा सा एवरेज फॉर्म में दिखाई पड़ी है, बहुत अच्छे टच में नहीं है। बाकी जेमाइमा ने तो एक मैच विनिंग इनिंग खेली थी 63 रन की इसी सीरीज के दौरान। ऋचा घोष ने भी एक 32 रन की शानदार पारी खेली है। बाकी स्मृति मंधाना ने तो 3 मैचेस में 1 सेंचुरी 1 हाफ सेंचुरी लगा दी है। शेफाली वर्मा केवल पिछले मैच में चली थी। तो ओवरऑल अगर आप बैटिंग यूनिट में से देखेंगे ना तो स्मृति मंधाना तो एक बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ती ही है। बाकी आपको ऋचा घोष को भी टीम में लेकर के जाना ही है एक विकेट कीपर बैटर के तौर पर, और साथ ही साथ शेफाली वर्मा, जेमाइमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत
कौर, इन तीनों में से किसी एक को भी आप ट्राई कर सकते हैं। ज्यादा सेफ खेलना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर जेमामा या हरमनप्रीत को लेकर के जाइए। थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं तो शेफाली वर्मा के साथ आप जाइए। बाकी बॉलिंग में कौन कौन सी ऑप्शन हमारी टीम में आएंगी वो तो रिसेंट फॉर्म के दम पर हम समझ ही चुके हैं। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े भी देखें तो इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए T20 मैचेस में 24 मैचेस में 905 रन हो चुके स्मृति मंदाना के, तो 1000 रन के करीब 42 का जबरदस्त एवरेज है। वहीं पर शेफाली वर्मा का बैटिंग एवरेज केवल 18 का है और वहीं पर जेमामा के भी नंबर्स केवल 21 का बैटिंग एवरेज है, 22 का बैटिंग एवरेज हरमनप्रीत कौर का। तो इन तीनों में से तो किसी एक को लेना, यह चीज आपको मैं क्लियर कर भी चुका हूं। ऋचा घोष के आंकड़े भी बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन इंडिया की तरफ से बेस्ट बैटिंग ऑप्शन होंगी जो विकेट कीपिंग सेक्शन में दिखाई पड़ेंगी आपको। और उसके साथ साथ अमनजोत कौर और यहाँ पर दीप्ति शर्मा के आंकड़े भी आप देख सकते हैं। स्नेह राणा उतना बॉलिंग कराया नहीं जा रहा तो इस वजह से, बाकी राधा यादव के साथ भी वही दिक्कत है, आंकड़े भी बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन यहाँ पर श्री चरनी को लेकर के तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन राधा यादव या अरुंधति रेड्डी में आपको मैं बता चुका हूँ कि पहली इनिंग की बॉलिंग में अरुंधति रेड्डी, सेकंड इनिंग की बॉलिंग में राधा यादव को आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसी प्लेयर है नहीं कि जिसके ऊपर आप ज्यादा भरोसा कर पाए। हालांकि हरलीन देओल को अगर मौका मिलता है ना तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। पहले T20 मैच में शानदार 43 रन की पारी इन्होंने खेली थी जो कि काफी बेहतरीन पारी निश्चित तौर पर थी, तो इनको आप जरूर ट्राई कर सकते हैं अगर खेलती हैं तो। इसके बाद वेन्यू के आंकड़े अगर आप देख लेंगे तो इस मैदान पर ना स्पेसिफिकली इंटरनेशनल T20 मैच कोई भी इंडियन प्लेयर नहीं खेली है, ये चीज आपको मैं क्लियर कर दूं। लेकिन जो द 100 एक टूर्नामेंट होता है इंग्लैंड के अंदर, वहां पर कुछ मैचेस खेली हैं इसी मैदान पर। ये जो इंडियन प्लेयर्स हैं जिनके आंकड़े आपको सामने दिखाई पड़ेंगे ना, द 100 के आंकड़े, तो बेसिकली 100 गेंदों का टूर्ना मैच होता है, तो उसी के आंकड़ों को मैंने यहाँ पर रखा है। जहाँ पर स्मृति मंदाना ने इसी मैदान पर 2 मैच में 27 रन बनाए हैं। एक बार पहली इनिंग की बैटिंग, एक बार 27 जहाँ पर 27 की पारी थी, 19 की पारी थी, और सेकंड इनिंग की बैटिंग में 8 रन है। यहीं पर एक मैच खेलने शेफाली वर्मा भी 6 रन है, 19 रन है वहाँ पर जेमामा रोड्रिग्स के, लेकिन हरमनप्रीत कौर ने यहाँ पर 49 रन बनाए हैं। तो जो एक डाउट बन रहा है ना, इस आंकड़े के दम पर जाएंगे तो हरमनप्रीत कौर हो गई, स्मृति मंदाना हो गई, ऋचा घोष तो रहेंगी ही हमारी टीम में। बाकी दीप्ति शर्मा को लेकर के कोई डाउट है नहीं, श्री चरनी को लेकर के कोई डाउट है नहीं। बाकी राधा यादव को सेकंड इनिंग की बॉलिंग में, पहली इनिंग की बॉलिंग में अरुंधति रेड्डी को लेकर के जाना है। ये बात यहाँ तक आते आते हमारी क्लियर हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर 2, 3, 4, 5 और 6 प्लेयर तो हमारी पक्की हैं, लेकिन अगर आप 7वां प्लेयर भी ट्राई करना चाहते हैं तो जेमामा या शेफाली में से किसी भी एक को आप लेकर के जा सकते हैं। सेकंड इनिंग की बैटिंग में शेफाली को, पहली इनिंग की बैटिंग में जेमामा को। ये मेरा सजेशन होगा कि इस तरह से चीजें आप कर सकते हैं। बाकी आज के इस मैच में ये सारे आंकड़े देख लेने के बाद जो प्लेयर बैटल बचा हुआ इंडियन प्लेयर्स का, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं, जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्मृति मंदाना को रिसेंट टाइम में ऑफ स्पिन पर दिक्कतें हुई हैं, लेकिन कोई क्वालिटी ऑफ स्पिनर सामने की टीम में है तो चार्ली डीन है, लेकिन वो उतना परेशान इनको करती नहीं है। बाकी सारे आंकड़े आपके सामने, नेटली इस बार तो खेल भी नहीं रही जो इनको परेशान करती हैं। बाकी शेफाली वर्मा को भी ऑफ स्पिन पर दिक्कत होती जरूर है। चार्ली डीन ने भी इनको 3 गेंद पर 1 रन देकर के एक बार आउट कर रखा है, लेकिन इस सीरीज में एक बार लॉरेन फाइलर पर और एक बार एमिली अर्लॉट पर आउट हुई है। बाकी सोफी क्लिस्टन पर भी परेशान होती हैं। बाकी हरमनप्रीत कौर, जेमामा रोड्रिग्स के भी प्लेयर बैटल के आंकड़े आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ बाकी मिडिल ऑर्डर बैटर्स के भी, जो कि निश्चित तौर पर आपके सामने है, जहां पर सोफी क्लिस्टन आपको डोमिनेट करते दिखाई पड़ेंगी, जो कि इस सीरीज में उतना कमाल करते दिखाई नहीं पड़ी हैं। और इस पूरे आंकड़े को देख लेने और समझ लेने के बाद, एनालाइज कर लेने के बाद पिच रिपोर्ट से उसको, यहाँ पर स्मृति मंदाना और दीप्ति शर्मा 2 सबसे बेस्ट कॉमन कप्तान है, बस कप्तान की ऑप्शन है, जिसमें आप सोफिया डंकली को भी बना सकते हैं ग्रैंड लीग की टीमों में। ये चीज आपको हमने पिछले वीडियो में भी कही थी, और जिसने भी कप्तान पिछले वाले मैच बनाया था इनको ग्रैंड लीग में, उसने काफी बड़ा रैंक लेकर के आए थे वो लोग। बाकी डैनी वाट और सोफी क्लिस्टन भी ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी फाइनल टीम क्या बनेगी स्मॉल लीग की, उस पर अभी क्वेश्चन मार्क रहेगा। फाइनल टीम आपको टॉस के बाद, वेदर और पिच रिपोर्ट को देखने के बाद, और आपको अपडेट में पिच रिपोर्ट के बारे में करूंगा भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर, और साथ ही साथ अपनी फाइनल टीम भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ही दूंगा, तो उसको जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए, वो सबसे जरूरी है। बाकी समझ करके चीजें ऑप्शनल है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो फिलहाल यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।